पर इसके साथ ये भी सच्चाई है कि पॉलिटिक्स में सोशल डिविजन्स की हर अभिव्यक्ति कूट पैदा नहीं करती। हमने पहले भी देखा कि दुनिया के ज़्यादातर देशों में किसी न किसी किस्म का सोशल डिवीज़न है और ऐसे डिविजन्स पॉलिटिक्स फेस भी धारण करती है। डेमोक्रेसी में पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए सोशल डिविजन्स की बात करना और वेरियस ग्रुप से अलग अलग वादे करना बड़ी आम बात है। वेरियस कम्युनिटीज़ को रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश करना और वेरियस कम्युनिटीज़ की ज़रूरी मांगों पर और ज़रूरतों को पूरा करने वाली पॉलिसीज़ बनाना भी इसी कड़ी का एक हिस्सा है। यानी कि जो पॉलिटिशियन है वो या पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो किसी भी कम्युनिटी को मोहरा बनाकर उसके लिए झूठे झूठे वादे करते हैं और उसे यूज़ करते हैं। ज़्यादातर देशों में वोटिंग के स्वरूप और सोशल डिविजन्स के बीच एक रिलेशन दिखाई देता है। इसके चलते एक कम्युनिटी के लोग आमतौर पर किसी एक पार्टी को दूसरे के मुकाबले ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि वो पार्टी आपकी मदद करने के वादे करते हैं इसलिए, और उसी को वोट देते हैं। कई देशों में ऐसी पार्टीज़ हैं जो सिर्फ एक ही कम्युनिटी पर ध्यान देती हैं और उसी के हित में पॉलिटिक्स करती हैं, पर इस सब की नीति देश को बांटने में नहीं होती। नेक्स्ट है 3 डिटरमिनेंट्स। सोशल डिविजन्स की पॉलिटिक्स का परिणाम 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहली चीज़ वो है लोगों ने अपनी पहचान के प्रति आग्रह की भावना। अगर लोग खुद को सबसे विशिष्ट और अलग मानते हैं तो उनके लिए दूसरों के साथ तालमेल बिठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब तक नॉर्थर्न आयरलैंड के लोग खुद को सिर्फ प्रोटेस्टेंट या कैथलिक के तौर पर देखते रहेंगे तब तक उनका शांत हो पाना पॉसिबल नहीं है। यानी कि उनको ये समझना चाहिए कि वो क्रिश्चियन है, प्रोटेस्टेंट या कैथलिक है, ये नहीं देखना है। अगर लोग अपनी बहुस्तरीय पहचान का हिस्सा या सहयोगी मानते हैं तब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे बेल्जियम के ज़्यादातर लोग खुद को बेल्जियन ही मानते थे, भले ही वो डच या जर्मन बोलते हों। इस नज़रिए से उन्हें साथ साथ रहने में मदद मिलती है। हमारे देश में भी ज़्यादातर लोग अपनी पहचान को लेकर ऐसा ही नज़रिया रखते हैं। वो खुद को पहले इंडियन मानते हैं, फिर किसी स्टेट, रीजन, लैंग्वेज, ग्रुप या रिलीजियस और सोशल कम्युनिटी का मेंबर। ये अच्छा है। दूसरा पॉइंट शुरू करने से पहले यहाँ एक पिक्चर दिया हुआ है, वो देख लेते हैं। नॉर्थर्न आयरलैंड के कुछ स्थानों में प्रोटेस्टेंट और कैथलिक लोगों के ग्रुप्स दीवार के माध्यम से डिवाइड हैं। इन दीवारों से या इन दीवारों पर अक्सर कुछ ना कुछ लिखा हुआ देखने को मिलता है। इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं आयरिश रिपब्लिकन आर्मी और ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटेन गवर्नमेंट के बीच 2005 में एक समझौता हुआ था। यहाँ ग्रेफिटी यानी कि दीवार पर लिखना या कुछ बनाना सोशल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में क्या बता रहा है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो किसी कम्युनिटी की मांगों को पॉलिटिकल पार्टीज कैसे उठा रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में आने वाली दूसरी कम्युनिटीज़ को नुकसान नहीं पहुंचाने वाली मांगों को मान लेना आसान होता है। श्रीलंका सिर्फ सिंहालियों के लिए ही है। ऐसी मांग तमिल कम्युनिटी की पहचान और हित के खिलाफ थी। यूगोस्लाविया में डिफरेंट कम्युनिटीज़ के नेताओं ने अपने सोशल ग्रुप्स की तरफ से ऐसी मांग रख दी जिन्हें एक देश की सीमाओं के भीतर पूरा करना इम्पॉसिबल था। तीसरी चीज़ है गवर्नमेंट का रिएक्शन। सरकार का रुख क्या है, गवर्नमेंट इन मांगों पर क्या रिएक्शन करती है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि हमने बेल्जियम और श्रीलंका के एग्जाम्पल में देखा, अगर सिस्टम में पावर शेयरिंग करने की तैयारी हो और माइनॉरिटी कम्युनिटी की रीजनेबल डिमांड को पूरा करने की कोशिश ईमानदारी से की जाए तो सोशल डिवीजन कंट्री के लिए खतरा नहीं बनता। अगर सिस्टम नेशनल यूनिटी के नाम पर किसी ऐसी डिमांड को दबाना शुरू कर देता है तो अक्सर उल्टे और खतरनाक परिणाम ही निकलते हैं। ताकत के दम पर एकता बनाए रखने की कोशिश अक्सर डिवीजन की ओर ले जाती है। तो इस तरह किसी देश ने सोशल डाइवर्सिटी पर जोर देने की बात को हमेशा
खतरा मानकर नहीं चलना चाहिए। डेमोक्रेसी में सोशल डिवीजन की पॉलिटिक्स एक आम बात है और ये एक हेल्दी पॉलिटिक्स का फैक्टर हो सकता है। इसी से दूसरे छोटे सोशल ग्रुप पर पड़ी ज़रूरत और परेशानियों की वो जाहिर कर सकते हैं और सरकार का ध्यान अपनी तरफ खींच सकते हैं। पॉलिटिक्स में वेरियस तरह के सोशल डिविजन्स और डिविजन्स के बीच बैलेंस बनाए रखने का काम भी करती है। इसके चलते कोई भी सोशल डिवीजन एक हद से ज़्यादा उग्र नहीं हो पाता। इस सिचुएशन में डेमोक्रेसी मजबूत हो जाती है। लेकिन डाइवर्सिटी के प्रति पॉजिटिव नज़रिया रखना और सभी चीज़ों को इंक्लूड करने की इच्छा रखना इतना आसान मामला नहीं है। जो लोग खुद को अलग, डिस्क्रिमिनेट और भेदभाव का शिकार मानते हैं, उन्हें इनजस्टिस से संघर्ष भी करना पड़ता है। ऐसी लड़ाई अक्सर डेमोक्रेटिक वे ही अपनाना पड़ता है। लोग पीसफुली और कॉन्स्टिट्यूशनल मैनर से अपनी मांगों को उठाते हैं और इलेक्शन के माध्यम से उसके ऊपर दबाव बनाते हैं, उसका सॉल्यूशन पाने की कोशिश करते हैं। कई बार सोशल डिफरेंसेस इतनी ज़्यादा इनइक्वालिटी और इनजस्टिस वाली होती हैं कि उनको एक्सेप्ट करना इम्पॉसिबल है। एक इनइक्वालिटी और इनजस्टिस के खिलाफ होने वाला संघर्ष कई बार वायलेंस का रास्ता भी अपना लेता है और सिस्टम के खिलाफ खड़ा हो जाता है। हिस्ट्री बताती है कि ऐसी तमाम गड़बड़ियों की पहचान करने और डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करने का डेमोक्रेसी ही सबसे अच्छा तरीका है। सो स्टूडेंट, ये था आपका चैप्टर सिविक्स का डाइवर्सिटी, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। आई होप आपको पसंद आया होगा और इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।